अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। शुरू करते हैं आज की कहानी। सामिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अपने किए पर सख्त निदामत है। मैं अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए उसका अज़ाला करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे बगैर अधूरे हो और मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा और नामुकम्मल हूँ। तुम्हारे लिए भी जिंदगी का लंबा सफर तन्हा काटना मुमकिन नहीं। मुझे एक बार मौका दो। मैं तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सामिया, प्लीज मुझे माफ कर दो और लौट आओ मेरे पास हमेशा के लिए। मैं तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखूंगा, बहुत प्यार दूंगा। बस एक बार मेरे पास लौट आओ। मेरे दिल और घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। उफ। सामिया ने सुबह सुबह बहराम का इतना लंबा मैसेज देखा तो सर थाम लिया। यूं तो 2-3 बार उसकी तरफ से ब्लैंक मैसेजेस मिले थे, जिनसे जाहिर होता था कि वो उसे बात करना चाहता है, लेकिन वो नजरअंदाज कर रही थी। भला ये कैसे मुमकिन था? बहराम ने खुद अपने मुंह से उसे 3 तलाकें देकर, उसकी सारी मोहब्बत रियाजत को भाड़ में झोंक कर, रिश्ते की पाकीज़गी, खुलूस, हम आहंगी, हमदर्दी, सामिया की खिदमतों को अपनी मर्दानगी हैसियत का नाहक व नाजायज इस्तेमाल करके अपने पैरों तले कुचल डाला था। और आज बामुश्किल 2 साल गुजरने के बाद वो अपने किए पर निदामत का इजहार कर रहा था, पछता रहा था। उस वक्त सामिया की सिसकियां, तड़प और रिदा की मासूमियत भी उसे उस सफाक फैसले से रोक ना पाए थे। ये बात आज भी यकीनी थी कि सामिया की जिंदगी में बहराम से पहले कोई था और ना उसे ताल्लुक खत्म होने के बाद कोई आया। उसको तो बहराम से इश्क था। वो सीधी सादी और मासूम सी लड़की थी जिसने मुतवस्सित घराने में जन्म लिया था। सुमो सलात की पाबंद शरीफ फैमिली थी। वालिद स्कूल मास्टर जबकि वालिदा घरेलू औरत थी। सामिया और अशर बस ये 2 बहन भाई थे जिनकी परवरिश दीनी अहकामात और ख़ानदानी शराफत और रिवायात की कसौटी पर हुई थी। तभी उसने आम लड़कियों की तरह मुस्तकबिल के हवाले से ऊंचे ऊंचे सपने नहीं देखे थे। खूबसूरत होने के बावजूद किसी ख्याली शहजादे को अपने ख्वाबों में नहीं बसाया था। उसने अपना प्यार, मोहब्बत, खुलूस अपने होने वाले शौहर की अमानत समझकर संभाल कर रखा था और उस अमानत में कभी खयानत न किया। यही बात थी कि जब उसके बीए करने के फौरन बाद अम्मा ने अशर के लिए लड़की देखनी शुरू की तो साथ ही उसकी शादी का फैसला भी कर लिया, क्योंकि उसके लिए बहराम का माकूल रिश्ता आ गया था। शरीफ लड़का था, अच्छा कमाता था, सो झटपट शादी हो गई। सामिया बहुत खुश थे। बहराम बहुत संजीदा और जाज़िब नज़र लड़का था। वो दिल में बेशुमार सपने सजाकर उसकी जिंदगी में आ गए। वो भी उसे बहुत प्यार करता, उसका ख्याल करता और इज्जत देता था। शुरू के दिन काफी अच्छे गुजरे। बहराम अक्सर उसको मैके ले जाता था। दोनों खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। उसके मैके के पड़ोस में जो फैमिली रहती थी वो बहुत अच्छे लोग थे। जाकिर साहब, उनकी बीवी अतिया बेगम और एक बेटा सालिक। जाकिर साहब माकूल जॉब करते थे और माली लिहाज से मुस्तहकम थे, लेकिन अल्लाह पाक की जाने क्या मसलहत थी कि एक ही बेटा था जो तकरीबन अशर की उम्र का था मगर जहनी लिहाज से नॉर्मल नहीं था। उमूमन वो कई दिन नॉर्मल रहता, हर बात में समझदारी का मुजाहिरा करता
और कभी अजीबोगरीब बचकाना हरकतें करने लगता, जैसे एबनॉर्मल लोग करते हैं। जाकिर साहब ने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। कुछ लोगों का ख्याल था कि ऐसे मरीज शादी के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन जानते बूझते भला कौन मक्खी निगल सकता था। साले कभी कभार सामिया के घर भी आ जाता और तमाम घर वालों से बहुत अच्छी तरह बातें करता। कैरम खेलता, लूडो खेलता। दुर्दाना बेगम बिल्कुल अशर की तरह उसका ख्याल रखती। शादी के कुछ अरसे बाद ही सामिया ने महसूस किया कि बहराम कुछ शक्की मिजाज है। वो किसी वक्त कोई ऐसी बात कर जाता और सामिया मोहतात हो जाती ताकि उसको फिर शिकायत ना हो। इस अरसे में उनकी जिंदगी में रिदा आ गई। बेटी को पाकर सब खुश थे। अभी रिदा 1 साल की थी कि बहराम की वालिदा का इंतकाल हो गया। उनकी फौतगी के बाद उसका रवैया कुछ अजीब सा हो गया। रोक टोक, बेजा पाबंदियां, अकेले बाहर आने जाने पर पाबंदी। कभी ऑफिस से आकर एकदम पूछता, कोई आया था क्या? नहीं तो क्यों? सामिया हैरानी से पूछते। मुझे सिगरेट की बू आ रही है, जैसे कोई आदमी आया हो। बहराम संजीदगी से कहता, लेकिन अंदाज शाकी ही होता। अरे अपने यहां कौन सिगरेट पीता है? ना अब्बू, ना भाई और ना ही आप। फिर आपको कहां से आ गई बू? वो हंसकर कहते, लेकिन बहराम का अंदाज उसे खतरे की अलामत महसूस होता। कभी कहता, मैं सब्जी तो लेकर नहीं आया था। तो फिर ये आलू कहां से आ गए? क्या किसी से सब्जी मंगवाई है? वही शक्की लहजा, अरे नहीं भाई, हम कल अम्मा के पास गए थे ना, तो अम्मा ने 2-3 सब्जियां दे दी थी, घर की ही उगी हुई हैं अम्मा की। वो तसल्ली देते। बहराम, आप ऐसे सवालात क्यों करते हैं? आपको क्या अंदेशा है? आखिर एक दिन हिम्मत करके सामिया ने पूछ ही लिया। देखो सामिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। अम्मा थी तो इत्मीनान था कि अब दिन भर तुम अकेली होते हो। जमाना बहुत खराब है, आजकल बड़े वाकयात हो रहे हैं। तुम खूबसूरत हो, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। शैतान इंसान को बहकाने के लिए हर जगह मौजूद होता है, और तुम भी तो इंसान हो, तुम भी बहक सकती हो। ला हौला वला कुव्वता। हद करते हैं आप भी बहराम, क्या फजूल बातें सोचते हैं। मुझे आपसे मोहब्बत नहीं, इश्क है। मुझे अपनी इज्जत और आपकी मोहब्बत अपनी जान से ज्यादा अजीज है, और जहां मोहब्बत होती है वहां एतमाद और भरोसा पहली शर्त है। तभी जिंदगी सहल और पुरसुकून रहती है। अपने जहन से ऐसे बेतुके ख्यालात निकाल दे। सामिया को गुस्सा तो बहुत आया कि किस कदर बेतुकी और फजूल बात कर रहा था वो। कैसे बेसरोपा वाहिमात और शकूक व शुबहात पाल रहा था। रिदा की तबीयत कुछ खराब हुई। बहराम ऑफिस में बिजी था। सामिया ने उसको कॉल करके रिदा की तबीयत का बताया। मेरा आना तो मुमकिन नहीं, मैं बहुत मसरूफ हूं, तुम बर्फ की पट्टियां रखो। बहराम ने परेशान होकर मशवरा दिया। पिछले आधे घंटे से यही कर रही हूं, 1 पॉइंट भी बुखार कम नहीं हुआ। मैं रिक्शा करके अम्मा के पास चली जाती हूँ, वहां से भाई के साथ हॉस्पिटल चली जाऊंगी। सामिया ने कहा, ओके, एहतियात से जाना, अच्छी तरह नकाब लगाकर, और रिक्शे का नंबर मुझे सेंड कर देना। और हाँ, ये रिक्शा टैक्सी वाले बातूनी होते हैं, इनसे बात करने और पैसों पर बहस करने की जरूरत नहीं। जो बोले खामोशी से दे देना, और इस तरह बैठना कि रिक्शे के शीशे में नजर ना आओ। उफ अल्लाह, ऐसे हिदायत दे रहे हैं जैसे मैं किसी जंग पर जा रही हूं, उसने दिल में सोचा। सामिया पहले ही परेशान थी, ऊपर से बहराम की हिदायत सुनकर उसका दिमाग घूम गया। तभी बिना जवाब दिए उसने कॉल ही काट दी। भला ये क्या बात हुई? आखिर इस शख्स का क्या मतलब है? आज हकीकत में उसको बहराम पर गुस्सा आया था।
बच्ची बुखार में फनक रही थी और बाप को इतने तहफ़्फ़ुज़ात थे। शाम 4 बजे तक रिदा का बुखार उतर गया था। बहराम को आज दफ्तर से देर से आना था। सामिया ने कह दिया था कि वो औशर के साथ घर आ जाएगी, जिस पर बहराम मुतमईन था। रिदा का बुखार उतरा तो वो उठ के बैठी। दुर्दाना बेगम उसको ब्रेड खिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो नहीं खा रही थी। तभी सालिक आ गया। अरे वाह, रिदा गुड़िया आई है। रिदा को देखकर खुश हो गया। रिदा भी उसे देखकर मुस्कुराई। उसको मुस्कुराता देखकर सब खुश हो गए। लेकिन आपकी रिदा गुड़िया कुछ नहीं खा रही। सामिया ने कहा, गुड़िया, हम गुड फ्रेंड्स हैं। आप फ्रेंड के हाथ से तो खाओगे ना, फिर मैं आपको चॉकलेट दूंगा। सालिक ने सलाइस सामिया के हाथ से लेकर रिदा की तरफ बढ़ाया तो उसने मुंह खोलकर छोटा सा बाइट ले लिया। अरे वाह, सालिक अंकल तो गुड़िया के अच्छे वाले फ्रेंड हैं। गुड़िया उनसे खा लेगी ना? सामिया ने मुस्कुरा कर कहा। तो और क्या, रिदा मुझसे खाएगी, फिर हम लोग लॉन में खेलेंगे और चॉकलेट भी खाएंगे। सालिक ने भरपूर हंसी के साथ कहा। उसी वक्त दुर्दाना बेगम असर की नमाज के लिए उठ गई। सहन में बिछे तख्त पर सामिया और सालिक रिदा के साथ बैठे थे और रिदा के खुशगवार मूड पर हंस रहे थे। ऐन उसी वक्त बाहर का दरवाज़ा खुला और बहराम अंदर दाखिल हुआ। उसकी पहली नज़र ही सामिया और सालिक के मुस्कुराते चेहरों पर पड़े और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे सामिया का इस तरह किसी गैर मर्द के साथ बैठना और मुस्कुराना बहुत बुरा लगा था। सामिया! उसने गुस्से से उसे आवाज दी। अरे, आप कब आए? वहां क्यों खड़े हैं? सामिया चौंकी और जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। 5 मिनट हो चुके हैं मुझे आए हुए, और तुम हो के खुशगपियों में इस कदर मसरूफ थी कि ना तुम्हें दरवाजा नॉक करने की आवाज आई और ना मेरे आने की खबर हुई। भला ऐसा कौन सा लतीफा था जिस पर कहके लगाए जा रहे थे? वो खूंखार नजरों से सामिया और सालिक को देखते हुए जहर खुंद लहजे में बोला। उसके अंदाज पर सामिया तो बुरी तरह घबरा गई और सालिक बिल्कुल चुप होकर बहराम को देखता रहा। फिर उसके जारहाना अंदाज पर डर सा गया और उठकर अपने घर की तरफ चला गया। नहीं बहराम, ऐसी कोई बात नहीं। सुबह से रिदा निढाल थी, अभी कुछ तबीयत बहाल हुई है। अब सालिक के हाथ से स्लाइस खा रही है। सुबह से अब जाकर तो मुस्कुराई है, तो हम भी उसको बहलाने की कोशिश कर रहे थे। सामिया ने शर्मिंदा होते हुए सफाई पेश की। बहुत अच्छा अंदाज है बहलाने का, वो भी किसी गैर महरम के साथ। तुम तो सुबह इस कदर वावेला मचा रही थी जैसे रिदा की हालत बहुत खराब हो और तुम बहुत परेशान हो। मुझे परेशान करके बहाने से यहां आकर गुलछरे उड़ाए जा रहे हैं। मैं अपना काम छोड़कर परेशान होकर बॉस से लड़ झगड़ कर आया कि रिदा जाने किस हाल में होगी, मगर यहां तो सीन ही कुछ और है। बहराम, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अम्मा नमाज के लिए अंदर गई हैं, भाभी चाय बनाने गई हैं। सालिक तो अभी आया था, उसे रिदा बहल जाती है। वो हमदर्द और सीधा साधा लड़का है। बस सालिक नामा बंद करो और फजूल जवाब पेश करने की जरूरत नहीं। अब समझ आई कि हर हफ्ते तुम्हारा यहां हाजिरी लगाना क्यों जरूरी है। जानती हो ना कि मुझे ये सब पसंद नहीं। बहराम का लहजा बदस्तूर काटदार था। उसी वक्त दुर्दाना बेगम भी आई। बहराम ने उनको सलाम किया। वो अभी तक खड़ा हुआ था। वालेकुम सलाम बेटा, आओ बैठो, उन्होंने शफीक लहजे में कहा। नहीं आंटी, मैं जल्दी में हूं। उठो सामिया, घर चलो, बहराम ने रूखे लहजे में कहा तो वो फौरन ही खड़ी हो गई। अरे सामिया, अपने भाई के आने तक रुक जाती। बहराम, खाना खाकर चले जाते तुम लोग। भाभी ने उसको तैयार देखकर कहा। शुक्रिया भाभी, पेट भर चुका है मेरा। बहराम ने पहला जुमला जोर से और दूसरा तीखे अंदाज में सामिया के कान में अदा किया।
उसने तासुफ से उस अजीब शख्स की जानिब देखा, फिर नजरें झुकाकर कदम आगे बढ़ा दिए। बहराम, आप एक बेबुनियाद और छोटी सी बात को ख्वामख्वाह बढ़ा रहे हैं। आप कैसे आदमी हैं? मुझ पर जरा सा भी एतमाद नहीं आपको? सामिया को रोना आ रहा था। तभी घर आकर वो गिला कर बैठे। हाँ, मैं ऐसा ही हूं, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। वो पूरे हक से बोला। इस बात से मैंने कब इनकार किया है? जानती हूं कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी जिंदगी में भी आप ही आप हैं। लेकिन सिर्फ मियां बीवी का आपस में ही ताल्लुक नहीं होता, और रिश्ते ताल्लुकात भी तो होते हैं, वो भी निभाने पड़ते हैं। सामिया ने नर्म लहजे में समझाने की कोशिश की। हाँ, तो मैंने रिश्तेदारियां खत्म करने का कब कहा? कब तुम्हें माँ, भाभी, भाई से मिलने से रोका? मगर गैरों से बात करना मुझे कतई नापसंद है। मुझे तो तुम्हारा शॉपकीपर से डीलिंग करना, भाव ताव करना, ठेले वाले से सब्जी खरीदना, रिक्शा टैक्सी वाले के साथ सफर करना भी जहर लगता। बहराम जज्बाती हो रहा था। सामिया ने सर थाम लिया और फिलहाल खामोश रहना बेहतर समझा। कुछ दिन नॉर्मल गुजरे, मगर जिंदगी में बेशुमार बखेड़े थे। घर के 20 काम होते। बहराम की हिदायत की वजह से वो मोहल्ले में भी किसी से मिलती जुलती नहीं थी। कभी कभी तो उससे सख्त झुंझुलाहट होती जब छोटे से काम या मामूल की जरूरत की किसी चीज के लिए उसे सुबह से शाम तक इंतजार करना पड़ता। उसे सख्त कोफ्त होती। उसने मैके जाना भी कम कर दिया था। ऐसे में कभी अम्मा और भाभी आ जाती तो दिल बहल जाता। जिंदगी इसी तरह नर्म गर्म अंदाज में गुजर रही थी कि अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया। ऐसा तूफान जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। मोहब्बत, रियाजत, सब्र, बर्दाश्त सब रायगां हो गया। इतवार का दिन था। हस्बे मामूल आज बहराम घर पर था। छुट्टी वाले दिन वो देर से सोकर उठता था। सामिया की आंख खुली तो 9 बज रहे थे। 2 साला रिदा, जो अब खूब पटर पटर बातें करती थी, वो भी जाग गई थी। सामिया उसको लेकर रूम से बाहर बरामदे में आ गई और बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि बहराम की नींद खराब ना हो। फीडर बनाकर रिदा को थमाकर वो वॉशरूम चले गए। वॉशरूम से वापस आए तो मोबाइल मुसलसल बज रहा था। नंबर देखकर उसने कॉल रिसीव कर लिया। हैप्पी एनिवर्सरी डियर। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, आपके लिए तो हर वक्त हाजिर हैं। इंशाल्लाह बाकी बातें बाद में। सुबह सुबह इतनी अच्छी न्यूज़ दी आपने। लव यू सो मच। सामिया ने खिलखिला कर कहा। उसका मूड इंतहाई खुशगवार हो गया था, जैसे अचानक कोई बड़ी खुशी मिली हो। कॉल बंद करके वो मुस्कुराती हुई किचन की तरफ चल दे ताकि बहराम के उठने से पहले नाश्ता तैयार कर ले और फिर उसको खुशखबरी भी सुनाए कि भाई की कॉल आई थी। भाई ने नई गाड़ी ले ली है और अगले इतवार को सबको पिकनिक पर ले जा रहे हैं। वहां सामिया और बहराम की शादी की सालगिरह भी मनाएंगे। वो इस बात से कतई बेखबर थी कि बहराम जाग गया था और रूम से बाहर आते हुए सामिया की हंसी और खुशगवार लहजे पर ठिठक कर वहीं ठहर कर सारी बातें सुन रहा था। उसे सामिया का अंदाज सख्त नागवार गुजरा था। वो किचन में ही थी कि बहराम खामोशी से उसका मोबाइल लेकर कमरे में आ गया। इनकमिंग कॉल्स पर जाकर देखा तो कोई नया नंबर था। बगैर किसी नाम के ऐसा कौन हो सकता था जिसे इतनी बेतकल्लुफी और प्यार से बात हो रही थी। लव यू बोला जा रहा था। बहराम का माथा ठनका। गो के बाद मायूब थी, लेकिन उसने उस नंबर पर कॉल बैक की। हेलो सामिया। दूसरी जानिब गंभीर मर्दाना आवाज सुनकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने कॉल बंद करके मोबाइल जोर से दीवार पर दे मारा और इतनी जोर से चिल्लाया कि सामिया घबरा के भागी चली आई। बहराम की आंखें गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रही थीं। चेहरे पर गजब का जलाल और वहशत थी। अपने मोबाइल के टुकड़े देखकर सामिया की आंखें फैल गईं। बहराम, ये सुबह सुबह आपको क्या हो गया है?
कोई ख्वाब देख लिया क्या? वो सख्त हैरान थी। बेगैरत औरत, इतनी मासूम मत बन। क्या गुल खिला रही है? मुझे कमरे में बंद करके मेरी नाक के नीचे क्या खेल खेल रही है? मुझसे छुप कर किससे बात हो रही थी? इतनी खुश थी और लव यू कह रही थी। उसने दोनों हाथों से अपने सर के बाल जकड़ लिए थे। या अल्लाह बहराम, आप तसल्ली से मेरी बात सुने। इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं? इतने घटिया इल्जामात लगाने से पहले मुझसे पूछ तो लें कि मैं किससे बात कर। बकवास बंद कर। मुझे जरूरत नहीं सफाई लेने की। जो देखा, जो सुना और फिर खुद तस्दीक भी कर ली। वो औरत ही बुरी है जो अपने शौहर की नाफरमानी करे, उसकी मर्जी के खिलाफ जाए। मुझे ऐसी औरत की जरूरत नहीं है। वो गजबनाक होकर चलाया। रिदा सहम कर रोने लगे, जबकि सामिया की आंखें फैल गई। उसकी बर्दाश्त जवाब देने लगे थे। कैसा इंसान था, कितनी महदूद सोच थी उसकी, इतना जाहिलाना अंदाज। भला ऐसे भी जिंदगी गुजरती है? बहराम, आप ज्यादती तो हमेशा से करते आए हैं, लेकिन अब आप हद से तजावुज कर रहे हैं। अपनी हैसियत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आप नफसियाती हो चुके हैं। आखिर बर्दाश्त की भी एक हद होती है, और आप वो सारी हदें पार कर चुके हैं। आपको शर्म नहीं आती अपनी बीवी पर ऐसे घटिया इल्जाम लगाते हुए? बस, अगर एक लफ्ज भी कहा ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। 3 लफ्ज कहकर तेरा काम तमाम कर सकता हूं। वो शदीद गजबनाक होकर बोला। बहराम, होश के नाखून लें। एक बेटी है हमारी। ये आप क्या कह रहे हैं? सामिया कांप गए। ये तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम एक बेटी की मां हो। वो गुर्राया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप गलत और बेबुनियाद घटिया इल्जामात लगा रहे हैं। बकवास बंद करो। मैं घटिया हूं और तुम बड़ी पाकबाज, जो मैके में जाकर गैर लड़कों के साथ हंसी मजाक करती हो। पता नहीं किस किस से बातें करती हो। मेरे पीछे ना जाने क्या क्या गुल खिलाती हो। बहराम, मेरे सब्र और बर्दाश्त का अब और इम्तिहान मत ले। अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मैं भी अपनी बर्दाश्त खो बैठूंगी। आप इस कदर गिर सकते? मुझे अंदाजा नहीं था। बहराम को शायद सामिया की मसलहत वाली फितरत से इतने सख्त लहजे और अल्फाज की उम्मीद न थे। वो गुस्से से पेचोताब खाता हुआ आगे बढ़ा और उसके मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया। सामिया ने अपने गाल पर हाथ रखकर बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। घटिया इंसान, तुमने हाथ कैसे उठाया मुझ पर? वो फिर आगे बढ़े, लेकिन बहराम ने उसकी दोनों कलाइयों को अपने आयनी हाथों के शिकंजे में जकड़ लिया। तकलीफ की शिद्दत से वो बिलबिला उठे। जाहिल इंसान, छोड़ो मुझे। मैं ऐसी औरत को रखना भी नहीं चाहता। जा, मैंने तुझे तलाक दी। मैंने तुझे तलाक दी। मैंने तुझे तलाक दी। एक एक लफ्ज अदा करते हुए उसने सामिया को जोरदार धक्का देकर एक जानिब फेंका। सामिया के दिल में एक टीस सी उठी। ये क्या कह गया था वो? इतना बड़ा फैसला एक लम्हे में, सब कुछ खत्म। सामिया को लगा कि उसके वजूद में अंगारे भर गए हों। उसके माथे पर दाग लग चुका था। रिश्ता खत्म हो चुका था। तभी वो धाड़ा, अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। तुम एक नफसियाती इंसान हो। तुम्हें रिश्तों के तकद्दुस का एहसास नहीं। तुमने मियां बीवी के पाक रिश्ते को अपनी गलत सोच की कसौटी पर परखा। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे रिश्ता कायम रखने की उम्मीद रखी जाए, क्योंकि तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ मनफी ख्यालात पहुंचते। लानत भेजती तुम पर, तुम्हारी सोच पर और तुम्हारे घर पर। बस यही औकात थी तुम्हारे। देख लेना, बहुत पछताओगे तुम। नफरत से कहते हुए उसने अपने दुखते वजूद को संभाला और रिदा को गोद में लेकर हमेशा हमेशा के लिए उस घुटनज़दा माहौल से निकल आए
बिखरी तो वो अम्मा से गले लग कर थे। भाई भाभी उसकी हालत पर गुस्से से पेचोताप खा रहे थे। अशर तो बहराम की खबर लेने जा रहा था, लेकिन सामिया ने मना कर दिया। अब जब उस शख्स ने सारे रिश्ते खत्म किए थे तो उसके मुंह लगने का क्या फायदा। वैसे भी कीचड़ में पत्थर फेंका जाए तो छींटे खुद पर ही आते हैं। बहरहाल तलाक का लफ्ज शरीफ औरत के लिए कलंक का दाग है। कुछ दिन बाद जिंदगी रूटीन में आ गई। सामिया की इद्दत खत्म हुई तो उसने स्कूल में जॉब कर ली। रिदा उसके साथ जाती थी। जाकिर साहब और अतिया बेगम को भी सामिया की तलाक का बहुत दुख था। सालिक अब भी उनके घर आता, कभी वो नॉर्मल तो कभी बचकाना हरकतें करता। बहराम के महल्ले में सामिया की तलाक की खबर फैली तो सबने सामिया की हिमायत ही की। बहराम बिल्कुल अकेला हो गया था। ऑफिस से निकलता तो यूं ही इधर उधर आवारा गर्दी करता और रात गए घर आकर सो जाता। घर भी कबाड़ खाने जैसा हो गया था। जाहिर है जब घर में औरत ना हो तो हर चीज ही बेतरतीब हो जाती है। इसी तरह 1 साल का अरसा गुजर गया। एक रोज बाजार में अतिया बेगम को बहराम नजर आया। बहराम ने बेसाख्ता उन्हें सलाम कर डाला। अतिया बेगम को गुस्सा तो बहुत आया, मगर जवाब में सलामती भेजना फर्ज है, सो बादिल नाख्वास्ता उन्होंने जवाब दिया। और बावजूद कोशिश के भी वो चुप ना रह पाई, क्योंकि बहराम की हालत बहुत अबतर थे। पहले जब वो ससुराल आता था तो अतिया बेगम से सलाम दुआ हो जाती थी। साफ सुथरा, निखरा निखरा, शेव बनी हुई, बाल सलीके से सेट किए हुए थे, जूते चमक रहे होते थे, चेहरे पर इत्मीनान और सुकून होता। लेकिन अब मलगजे कपड़े, बेतरतीब बाल, बढ़ी हुई शेव और बिना पॉलिश के जूते पहने वो जिस्मानी लिहाज से भी कमजोर और नहीफ नजर आ रहा था। ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? अच्छी बीवी की कदर नहीं की ना? तुमने एक बेबुनियाद बात पर ना सिर्फ उस बेकसूर को बल्कि खुद को भी सजा दे। कम से कम उसकी बात तो सुन लेते कि उसने फोन पर अपनी भाभी से बात की थी। फोन भाई का था, उसके नई सिम पर बात हुई थी। अतिया बेगम ने बाजार में ही दिल की भड़ास निकाली। उसका सर चकरा गया। कबल इसके कि वो कुछ और कहता, अतिया बेगम तेजी से आगे बढ़ गई। वो सर थाम कर खड़ा रह गया था। घर आकर भी यही ख्याल उसे सताता रहा। सामिया को तलाक देने के बाद वैसे भी वो सबकी नजर में गिर गया था। उसका घर वीरान हो गया था। सामिया ने कितने सलीके से सब कुछ मैनेज करके रखा था। अब ना वक्त पर खाना मिलता, ना बीमारी में कोई दवा देने वाला होता। वो वैसे भी बेजार रहने लगा था। ऊपर से अतिया बेगम से हकीकत मालूम हुई तो पछतावा भी होने लगा। खुद पर गुस्सा आ रहा था। कई दिन वो सोच सोच कर बेचैन रहा। उसकी नींदें उड़ गई। सुकून खत्म हो चुका था। आखिर बहुत सोचने के बाद उसने सामिया को दर्द भरा एक मैसेज कर डाला, अपने किए की माफी। वो एक बार फिर उसको अपनाना चाहता था। यह उसकी मजबूरी भी थी। वो सारी जिंदगी यूं मुसाफिरों की तरह अकेले तो नहीं गुजार सकता था। जब बार बार बहराम के मैसेजेस आते रहे तो सामिया ने कई बार नजरअंदाज करने के बाद कुछ सोचकर उसे रिप्लाई किया, बहराम, अब आपके पछताने से कुछ नहीं हो सकता। जो होना था हो चुका। अब आप मेरे लिए नामहरम हैं और हम कभी भी एक नहीं हो सकते। और बावजूद कोशिश के भी वो चुप ना रह पाई, क्योंकि बहराम की हालत बहुत अबतर थे। पहले जब वो ससुराल आता था तो अतिया बेगम से सलाम दुआ हो जाती थी। साफ सुथरा, निखरा निखरा, शेव बनी हुई, बाल सलीके से सेट किए हुए थे, जूते चमक रहे होते थे, चेहरे पर इत्मीनान और सुकून होता। लेकिन अब मलगजे कपड़े, बेतरतीब बाल, बढ़ी हुई शेव और बिना पॉलिश के जूते पहने वो जिस्मानी लिहाज से भी कमजोर और नहीफ नजर आ रहा था। ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? अच्छी बीवी की कदर नहीं की ना?
तुमने एक बेबुनियाद बात पर ना सिर्फ उस बेकसूर को बल्कि खुद को भी सजा दी। कम से कम उसकी बात तो सुन लेते कि उसने फोन पर अपनी भाभी से बात की थी। फोन भाई का था, उसके नई सिम पर बात हुई थी। अतिया बेगम ने बाजार में ही दिल की भड़ास निकाली। उसका सर चकरा गया। कबल इसके कि वो कुछ और कहता, अतिया बेगम तेजी से आगे बढ़ गई। वो सर थाम कर खड़ा रह गया था। घर आकर भी यही ख्याल उसे सताता रहा। सामिया को तलाक देने के बाद वैसे भी वो सबकी नजर में गिर गया था। उसका घर वीरान हो गया था। सामिया ने कितने सलीके से सब कुछ मैनेज करके रखा था। अपना वक्त पर खाना मिलता, ना बीमारी में कोई दवा देने वाला होता। वो वैसे भी बेजार रहने लगा था। ऊपर से अतिया बेगम से हकीकत मालूम हुई तो पछतावा भी होने लगा। खुद पर गुस्सा आ रहा था। कई दिन वो सोच सोच कर बेचैन रहा। उसकी नींदें उड़ गई। सुकून खत्म हो चुका था। आखिर बहुत सोचने के बाद उसने सामिया को दर्द भरा एक मैसेज कर डाला, अपने किए की माफी। वो एक बार फिर उसको अपनाना चाहता था। ये उसकी मजबूरी भी थी। वो सारी जिंदगी यूं मुसाफिरों की तरह अकेले तो नहीं गुजार सकता था। जब बार बार बहराम के मैसेजेस आते रहे तो सामिया ने कई बार नजरअंदाज करने के बाद कुछ सोचकर उसे रिप्लाई किया, बहराम, अब आपके पछताने से कुछ नहीं हो सकता। जो होना था हो चुका। अब आप मेरे लिए नामहरम हैं और हम कभी भी एक नहीं हो सकते। इस रिप्लाई के जवाब में बहराम की कॉल आ गई। ना चाहते हुए भी उसने कॉल रिसीव कर ली। बहराम बाकायदा रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। सामिया, मैं जानता हूं कि सारी गलती मेरी है। मैं तुम्हारा मुजरिम। मैंने जान लिया है कि तुमने मुझसे पहले और मेरे बाद भी किसी के बारे में नहीं सोचा। तुम्हारी कदर ना करके मैंने गुनाह किया। जानता हूं कि तुम कहीं और शादी भी नहीं करोगी। मैं हाथ जोड़ता हूं सामिया, मुझे एक और मौका दे दो और मेरी जिंदगी में चले आओ। बहराम, आप जो भी कह लें, अब सब बेकार है और बेमकसद है, क्योंकि अब हम एक नहीं हो सकते। ये नामुमकिन है। सामिया ने यह कहकर कॉल बंद कर दी। मगर बहराम बाज ना आया और बराबर मैसेजेस करता रहा। उनमें वही गिड़गिड़ाना और माफिया मांगना। तकरीबन 1 माह ये सिलसिला जारी रहा। फिर एक दिन उसने सामिया को रास्ता दिखाया। सामिया, आज तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है? बहराम, आप सब जानते तो हैं। सामिया ने मुख्तसर जवाब दिया। तो फिर एक रास्ता जिसे हम एक बार फिर एक साथ रह सकते हैं। कानूनन और शरई तरीके से रिश्ता इस्तवार कर सकते हैं, अगर तुम हलाला कर लो। बहराम, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकते। किसी और से निकाह नहीं कर सकते। और कौन ऐसा शख्स होगा जो चंद दिन के लिए शादी करेगा? सामिया ने साफ इनकार कर दिया। वो तुम्हारा पड़ोसी सालिक, वो ये काम कर सकता है। वो तो नॉर्मल भी नहीं है और बकौल तुम्हारे हमदर्द भी है। उसकी फैमिली भी तो तुमको सपोर्ट करती है ना। अगर तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है। आपका दिमाग तो दुरुस्त है बहरा, कैसे हो सकता है ये? सामिया ने कहा। देखो सामिया, ये कोई अनहोनी बात नहीं। दुनिया में ऐसा होता है। ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए, गलत और जज्बाती फैसलों के अजाले के लिए अल्लाह पाक ने हम जैसे लोगों के लिए ये रास्ता भी रखा है। बहराम सामिया को रजामंद करने के लिए हर हरबा आजमा रहा था। वो चुप हो गई और उसकी चुप नीम रजामंदी थी। ठीक है बहराम, मैं सोच कर जवाब दूंगी। सामिया के ज़ू-मायनी जवाब से वो किसी हद तक मुतमईन हो गया था। 1 हफ्ता बड़ी बेचैनी और बेकरारी में गुजारने के बाद सामिया ने उसको खुशखबरी सुना दी। ओह, थैंक यू सो मच सामिया,
मुझे उम्मीद थी कि तुम्हें मुझ पर जरूर रहम आ जाएगा, मेरी दुआएं कबूल हो जाएंगी। बस अब जल्दी से निकाह कर लो और फिर जितनी जल्दी हो सके मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। वो खुशी से पागल हो रहा था। अगले हफ्ते मेरा निकाह है। अब आप मुझसे तब तक राब्ता नहीं करेंगे जब तक मैं ना कहूं। सामिया ने 4 दिन बाद इतला दे। ओके बॉस, जो आपका हुक्म, अब आपके अहकामात पर ही चलना है। वो खुश दिली से बोला। उसके दिल की मुराद जो पूरी हो रही थी। एक बहुत मुश्किल काम कितनी आसानी से होने जा रहा था। शायद किस्मत पूरी तरह उस पर मेहरबान थी। मुझे कोई एतराज नहीं है दुर्दाना, मुझे तो सामिया से दिली लगाव है। बहुत प्यारी और मासूम बच्चे है। उसके साथ जो हुआ मुझे लगता है जैसे मेरी अपनी बच्ची के साथ हुआ। वो भी जवान है, खूबसूरत है, उसको अच्छा रिश्ता मिल सकता है। मैं जानती हूं मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है। उससे शादी एक रिस्क है। 40% चांस है कि वो ठीक हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि सामिया ये रिस्क ले। वो मुझे अपनी बेटी की तरह अजीज है। अतिया बेगम से दुर्दाना बेगम ने सालिक और सामिया की शादी की बात की तो उन्होंने साफ और सच्चे अंदाज में अपना मौकफ बयान किया। आपा, ये सामिया की ख्वाहिश है। देखे ना, हमने सोच समझकर उसकी शादी बहराम से की थी, लेकिन उसके नसीब में तलाक थे। अब ये रिस्क लेने को वो खुद तैयार है। हमारी नीयतें साफ हैं। अल्लाह पाक बेहतरी के रास्ते खुद बनाएगा। हो सकता है सालिक बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए। हम ये नेक काम नेक इरादे और दुआओं के साथ करेंगे, इस भरोसे पर कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों के नसीब रोशन कर दे। दुर्दाना बेगम की पुरुमीद और हौसला अफजा बात पर अतिया बेगम भी पुरुमीद हो गई। अशर और उसकी बीवी को भी कोई एतराज न था। सालिक भी खुश था कि उसकी दुल्हन सामिया बनेगी। यूं वो उसकी दुल्हन बन गए। रिदा 2 साल में अपनी नानी और मुमानी से इतना मानूस हो गई थी कि सामिया के जाने के बाद तंग भी नहीं करते थे। कुछ नियतों का असर था, कुछ जज्बे सच्चे थे कि सालिक पर शादी का मुस्बत असर पड़ा। मुकम्मल एबनॉर्मल तो वो पहले भी नहीं था, कभी दौरे पड़ते थे, मगर शादी के बाद उसमें वाज़ेह तब्दीली आई थी। उधर बहराम कांटों पर लौटकर दिन गुजार रहा था कि कब सामिया का मैसेज आए और कब वो सालिक से तलाक की खुशखबरी सुनाए। लेकिन सामिया की जानिब से मुकम्मल खामोशी थी। 2 माह होने को आए थे। तलाक के बाद सामिया को इद्दत भी गुजारनी थी, फिर कहीं जाके दोबारा बहराम से निकाह होता। उसमें भी अच्छा खासा वक्त दरकार था। एक पल काटना मुहाल था, जबकि महीनों का इंतजार नंगी तलवार की तरह बहराम के सर पर लटक रहा था। 2 माह पूरे होते ही झुंझुलाकर बहराम ने खुद ही सामिया को कॉल कर डाली। उन 2 माह के अरसे में सामिया की मोहब्बत, तवज्जो, प्यार, देखभाल ने और सबकी दुआओं से डॉक्टर्स के मुताबिक मेडिकल साइंस ने यह बात 100% दुरुस्त साबित कर दी थी कि 28 साला सालिक जिस्मानी लिहाज से सेहतमंद व तवाना और जहनी तौर पर भी बिल्कुल फिट और नॉर्मल हो चुका है और हर लिहाज से आम नौजवान की तरह जिंदगी गुजार सकता है। सामिया का मुकम्मल तौर पर उसको वक्त देना, उसका ख्याल रखना और छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करवाने से उसमें बड़ी मुस्बत तब्दीली आई थी। अल्लाह के करम से सामिया की दिन रात की मोहब्बत रंग लाई थी। बकौल डॉक्टर्स के ऐसे केसेस में इस तरह बहुत कम होता है। सभी खुश थे। अल्लाह पाक ने मुआवजा कर दिखाया था। अतिया बेगम और जाकिर साहब तो सजदे में गिरकर ज़ारो कतार रो रहे थे। शुक्राने पढ़ पढ़ कर अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे थे। साथ ही सामिया के भी शुक्रगुजार थे कि जिसकी आमद से उनका बेटा मुकम्मल नॉर्मल हो गया था। सामिया, हद होती है इंतजार की। तुम तो बिल्कुल चुप होकर बैठ गई हो, ये जानते हुए भी कि एक एक पल कांटों पर गुजार रहा हूं। तुम 2 माह से आखिर इतना लंबा टाइम किस लिए? बस जल्दी से फैसला करो और सब कुछ खत्म कर दो। इद्दत के दिन भी तो पहाड़ की मानद खड़े हैं।
बस फटाफट उस अधूरे इंसान से छुटकारा हासिल करो। सामिया जो चुपचाप सुन रही थी धीरे से बोली, मैं आपको मैसेज करने वाली थी, खुशखबरी देने के लिए कि आप कल अम्मा के घर आ सकते हैं। मैं भी कल सबके सामने फैसला करूंगी और आपके हक में फैसला होगा। सच कहा आपने, वो वाकई अधूरा इंसान है, पागल और बेवकूफ सा। उसके साथ वक्त गुजारना महज मेरी मजबूरी थी। अब ये खेल भी खत्म कर दूंगी कल शाम को। इंशाल्लाह कल हमारी मुलाकात होगी। उसकी बात पर बहराम खुशी से उछल पड़ा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक साथ होंगे। सर झुकाए नादिम नादिम शर्मसार सा बहराम गेट पर खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम। दुर्दाना बेगम ने सलाम का जवाब देकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया और सहन में रखी कुर्सी की तरफ इशारा करके उसको बैठने के लिए कहा। दीगर कुर्सियों पर अशर, उसकी बीवी, जाकिर साहब और अतिया बेगम भी बैठे हुए थे। आई एम सॉरी आंटी, और आप सबसे भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं नादिम हूँ कि मैंने जल्दबाजी और जज्बे में आकर बहुत गलत फैसला कर लिया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। उम्मीद है आप सब भी सामिया की तरह मुझे माफ़ कर देंगे। और आपसे किसने कहा कि सामिया ने आपको माफ़ कर दिया है? सामिया की तीखी और तेज़ आवाज़ पर बहराम समेत सब आवाज़ की सिमत मुतवज्जे हुए। बहराम घबरा कर उठ खड़ा हुआ। सामने दरवाजे से वो दाखिल हो रही थी। उसके साथ सालिक था, दराज कद और खूबसूरत सा, और वो भी बेहद निखरी निखरी मुतमईन और पुरएतमाद सालिक के हाथों में हाथ दिए खड़ी थी। दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़े। सामिया, तुम आ गई सामिया? जल्दी से इन सबको अपना फैसला सुनाओ। बहराम बेकरारी से 2 कदम आगे बढ़ा, तभी सालिक तेजी से आगे आकर उसके रास्ते में खड़ा हो गया और शहादत की उंगली उठाकर वार्निंग देने वाले अंदाज से अपनी भारी और गंभीर आवाज में बोला, ए मिस्टर, होश में आ। मैंने अपनी बीवी से इतनी बेतकल्लुफी से बात करने की इजाजत नहीं दी तुम्हें, इसलिए अपनी हद का ख्याल रखो। और हाँ, मेरी बीवी के लिए ना तुम नामहरम हो, इस बात का ख्याल तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। बहराम ने आंखें फाड़ कर उसको देखा। वो बिल्कुल नॉर्मल था। फिर सामिया की तरफ देखा। सामिया, ये सब क्या है? ये क्या कह रहा है? मेरी और तुम्हारी कमिटमेंट थी, तुमने तो फैसला मेरे हक में करने का कहा था। सबको बता दो कि तुम क्या चाहती हो। तुमने ये शादी क्यों की थी? तुम एक अधूरे इंसान के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकते। बस अब एक और लफ्ज भी मत बोलना बहराम रजा। अधूरे इंसान तो तुम हो, पागल तो तुम हो, एबनॉर्मल ये नहीं तुम हो। एक लफ्ज होता है मतलबी, जो बहुत खतरनाक है, और उससे ज्यादा खतरनाक लफ्ज मफाद परस्त होता है। तुम मफाद परस्त हो। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। आज भी तुम बाजी लगाने आए हो अपने मतलब के लिए, अपना मुस्तकबिल महफूज करने। मुझे तुमसे प्यार था बहराम, है नहीं? अब मुझे तुमसे नफरत है, शदीद नफरत। तुम मर्द कहलाने के काबिल नहीं हो। औरत पर हाथ उठाना, उसको अपनी जागीर समझ लेना मर्दानगी नहीं होती। मियां बीवी के रिश्ते में शकूक और बेएतमादी नहीं होती। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती बहराम रजा। जिसे तुम अधूरा समझ रहे हो ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकम्मल इंसान है। वो बिल्कुल नॉर्मल और मोहब्बत किए जाने के काबिल है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश और मुतमईन हूं। मैंने सालिक से शादी का फैसला तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अपने दिल के कहने पर किया था। यही तुम्हें दिखाना और सुनाना भी था, जो रिश्तों के तकद्दुस की अहमियत को जानता है। मैंने कहा था ना कि तुम एक दिन पछताओगे, और अब सारी जिंदगी पछताते रहना। मेरी नजरों और मेरी जिंदगी से
हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। जो मर्द औरत की इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखते वो हमेशा अधूरे और नाकाम ही रहते। सामिया बोलने पर आई तो बोलती चली गई। बहराम मुंह खोले आंखें फाड़े सिर्फ सुन रहा था। पांसा पलट चुका था। जो राह उसने खुद दिखाई थी आज उसके गले पड़ गई थी। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। वो बाजी हार गया था और अब सर झुकाए सब कुछ लुटाकर किसी हारे हुए जुआरी की तरह मरे मरे कदमों से दरवाजे की तरफ जा रहा था। जिस शख्स पर उसने शक किया था आज उसके सामने अपनी मोहब्बत, अपनी जिंदगी हार चुका था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ सामिया और बहराम की कहानी से तमाम मर्दों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मोहब्बत और मियाँ बीवी के रिश्ते में सबसे पहले इज्जत ही आती है और इज्जत का ताल्लुक सबसे पहले एक दूसरे पर ट्रस्ट, एक दूसरे पर एतमाद का है। जब एतमाद और भरोसा ही उठ जाएगा तो फिर काहे की इज्जत और काहे का प्यार। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। कहानी से मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर सरफराज का जो कि सियालकोट पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और मिस बेनिश का जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है और मज़ीद अच्छा काम करने का दिल चाहता है। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर रहे।